Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the evidences of evolution. Let's start. द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इससे पहले डार्विन साहब ने अपना मुकदमा पेश किया कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब वो अपने सबूत पेश कर रहा है। किस तरह से एवोल्यूशन हुई, उनके लिए कुछ एविडेंसेस हैं जो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस। साइंस कहते हैं अलामात को, ठीक है। तो निशानियाँ छोड़ जाती है एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हिम। तो डार्विन्स की जो थ्योरी थी वो मेनली बेस कर रही थी दो चीज़ों पे। एक जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा था फॉसिल रिकॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मार्क कर लीजिए। डार्विन्स थ्योरी मेनली बेस्ड, इस पॉइंट को नोट करना है, मेनली बेस्ड किस पे कर रही थी? एक तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे और दूसरा फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर। अभी हम देखते हैं वो किस तरह से है। So first of all, biogeography. Bio means life, living things. Geo means earth. Graphy means landscaping. So अर्थ के ऊपर, on the face of the earth, मुख्तलिफ तरह की अल्लाह ताला ने जगह बनाई हैं, और हर जगह के मुताबिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वहाँ पर भेजा और उनको वहाँ पर अडेप्टेशंस दी। सो बायोजियोग्राफी ये बेसिकली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग स्पीशीज़ की। सो दैट इज़, और ये पहला वो पॉइंट है, इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट दैट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ के लिए मार्क करें। द फर्स्ट आइडिया दैट सजेस्टेड फॉर द एवोल्यूशन टू डार्विन। डार्विन को सबसे पहला आइडिया जो सजेस्ट किया था जिसने कि एवोल्यूशन हुई है, दैट वाज बायोजियोग्राफी, मीन्स द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज। अब डार्विन के हिसाब से बहुत सारे एनिमल और प्लांट की जो स्पीशीज हैं, मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, दे आर एंडेमिक। दे आर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है कोई एक चीज़ किसी एक खित्ते तक महसूर रह जाए। मतलब कि अगर जैसे कि पंजाब की कोई चीज़ है जो पंजाब में पैदा होती है, तो वो पंजाब के अलावा किसी और सूबे में पैदा ना हो, या फिर जो चीज़ पाकिस्तान में बनती है वो दुनिया के किसी कोने में ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एंडेमिक। तो इसी तरह से बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज थी जो डार्विन ने स्टडी की, जो एंडेमिक थी अमेरिका से, ठीक है। मतलब कि अमेरिका का जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके बाहर वो दुनिया के किसी और खित्ते पे, किसी और बर्रे आज़म पे नहीं पाई जाती थी। So that is what we call as endemic, means which is closely restricted to a certain place, but closely related to the species. जो endemic तो थी, एक खित्ते के अंदर महसूर थी, वहीं पे रहने वाले, चाहे वहीं पे पाई जाने वाली, लेकिन उससे closely related species, जो उससे मिलती जुलती मुशाबहत रखने वाली स्पीशीज़, वो उसके नियरेस्ट मेनलैंड्स या उसके आसपास के जजीरों पे मौजूद थी। क्लियर? जैसे कि मिसाल के तौर पर जो मिसाल दी ये वहाँ गई है यहाँ पर हमारे सिलेबस में, दैट इज़ ऑफ आर्मेडिलो। आर्मेडिलो एक आर्मर्ड मैमल है, ठीक है। होपफुली आपने देखा होगा, एक ऊपर एक बहुत हिफाजती कवच सा होता है उसके ऊपर, और अगर आपने रैंगो देखी है तो रैंगो में भी ये है, ठीक है, रैंगो द 3D कार्टून। सो इट इज़ द आर्मर्ड मैमल दैट लिव्स ओनली इन अमेरिका। ये सिर्फ दुनिया में अमेरिका में पाया जाता है। तो वहाँ अमेरिका से जो इसके फॉसिल्स मिले, जो फॉसिल्स मिलते हैं, तो जो कंटेम्पररी आर्मेडिलोस है, कंटेम्पररी आर्मेडिलोस का मतलब जो मौजूदा दौर के आर्मेडिलोस हैं, दे आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ देयर अर्लीस्ट स्पीशीज, जो कि उस एरिया में, जो उस रीजन में पाई गई थी। सो दैट इज व्हाट हियर इज। सो दैट लिव ओनली इन अमेरिका मीन्स द आर्मेडिलोस। द कंटेम्पररी आर्मेडिलोस मतलब कि मौजूदा दौर के आर्मेडिलोस, दे आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मतलब कि नस्लें हैं किसकी? ऑफ अर्लियर स्पीशीज। कहाँ की? दैट ऑक्यूपाइड दीज कॉन्टिनेंट्स, जो इन कॉन्टिनेंट्स में मौजूद थी, इससे बाहर की नहीं। तो रिजेबलेंस की बिहाफ के ऊपर ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेस थी, जो मेन थी, जो डार्विन की थ्योरी जिसके ऊपर बेस करी थी, मेन बेसिस थी, दैट वाज द फॉसिल रिकॉर्ड। अब फॉसिल रिकॉर्ड की सबसे अहम बात ये, एक तो ये एक विजुअल रिकॉर्ड है, आपको विजुअल एक चीज़ मिल जाए, एविडेंस मिल जाता है फॉसिल्स को। और फॉसिल का आपको पता है, दीज आर द रिमेन्स ऑफ
These are the remains of dead animals and plants and other living organisms which were buried under the rocks. ठीक है. So the fossils, ये पहले उसकी definition को देख लेते हैं, are the either actual remains or traces, या उनके traces भी हो सकते हैं of organisms of ancient geological times, जो पुराने वक्तों में, पुराने eras में, जैसे पेलियोजोइक एरा, जैसे मीजोजोइक एरा, जैसे प्रोटीरोजोइक एरा, ठीक है, जैसे सीनोजोइक एरा, ठीक है. तो वहाँ के जो पुराने वक्तों के अंदर, अदवार के अंदर जो ऑर्गेनिज्म दब गए थे ज़मीन के अंदर किसी कहत की वजह से, किसी भूचाल की वजह से, किसी वॉल्केनो eruption की वजह से, सो उनके एक्चुअल रिमेन्स या उनके ट्रेसेस, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स. एंड द ऑर्गेनिज्म मे बी एम्बेडेड, वो ऑर्गेनिज्म किस में हो सकता है, मे बी एम्बेडेड इन द रेजिन, इन द सैंड और आइस, वो बर्फ में भी हो सकता है. तो मतलब कि इनकी बॉडी जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, डीकम्पोज नहीं होती, बल्कि इनके अंदर महफूज हो जाती है. और इंप्रेशन, उसका कोई इंप्रेशन हो सकता है उसके किसी बॉडी के किसी हिस्से का. और कास्ट इज मेड ऑफ इट्स बॉडी पार्ट्स, या उसके बॉडी पार्ट्स की कोई कास्ट नजर आ रही हो कि ये इसका हाथ था, ये इसका पाँव था, ये इसकी हड्डी थी, वगैरह वगैरह. वहां पर होता क्या, द टिश्यूज बीइंग रिप्लेस्ड, उनके जो टिश्यूज होते हैं बस वो रिप्लेस हो जाते हैं दो चीज़ों के साथ, या तो सिलिका के साथ मींस SiO2, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स के साथ. बाकी वो स्ट्रक्चर जो होता है वो आमतौर पर सेव रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब आपसे डिस्कस करने लगा हूं. मोस्ट फॉसिल्स आर, मोस्ट, द वर्ड इज मोस्ट, द मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. और सेडिमेंट्री रॉक्स का तो आपको पता ही है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने. जो रॉक्स से ज़मीन के तह में, जो पानी की तहों में जाकर बैठ जाते हैं, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ऊपर से हाई प्रेशर, नीचे से हाई टेम्परेचर, तो वो जो मड होती है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दैट बिकम्स द सेडिमेंट्री रॉक्स. तो ज़्यादातर फॉसिल्स वहीं पे पाए जाते हैं. और जो जितने भी ऑयल ड्रिलिंग और रिगिंग कंपनीज होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक से ये निकालती हैं ये सारे फॉसिल्स को, कोल, ऑयल एंड गैस, यहीं से निकालती हैं. एंड द fossil record, it provides the visual record. ये विजुअल आप देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं. एविडेंस फ्रॉम सेल बायोलॉजी, ये नोट कर लीजिए, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है. सेल बायोलॉजी का एविडेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये कहती है कि जो सबसे पुराने फॉसिल्स थे वो प्रोकैरियोट्स के थे, मतलब कि बैक्टीरिया के थे. यानी कि जो शुरुआत हुई है जिंदगी की, दैट इज फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स. हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया कि हाउ द प्रोकैरियोट्स दे कन्वर्टेड इनटू द यूकैरियोट्स. सो ये तीन ऐसी एविडेंसेस हैं जिसकी बिहाफ के ऊपर ये कहा क्या, द बायोकेमिस्ट्री, दे प्लेस प्रोकैरियोट्स एज एंसेस्टर्स ऑफ ऑल लाइफ. ये एवोल्यूशन वाले कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी जिंदगी है इस अर्थ के ऊपर, वो किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू दिस प्रोकैरियोट्स. सो आपने पढ़ा हुआ है, प्रोकैरियोट्स से फिर किंगडम प्रोकैरियोटी से फिर किंगडम मोनेरा बना. किंगडम मोनेरा से आगे वो तीन किंगडम्स निकलते हैं, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू माई व्यू. दिस इज नॉट माई व्यू. सो आई एम अ क्रिएशनिस्ट, मीन आई बिलीव दैट Allah has made every living thing, जो प्रेजेंट डे जितनी भी स्पीशीज हैं, they are made from the very first day. Clear? So, the oldest known, एक और important MCQ आ गया, मार्क कर लीजिए. The oldest known fossils are of प्रोकैरियोट्स. सबसे पुराने जो फॉसिल्स मिले हैं, जो रिकॉर्ड अब तक मौजूद है, वो प्रोकैरियोट्स के. क्लियर? अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए, एक एग्जांपल है हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड की एक और, वर्टिब्रेट्स के वाले से, वर्टिब्रेट एनिमल्स के वाले से. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जो शुरू से लेकर मौजूदा दौर तक, यानी जहाँ से कहानी शुरू होती है वहाँ से तरतीब से नीचे लेते हैं. सो उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, टू द प्रेजेंट डे. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के एतबार से हम सिर्फ वर्टिब्रेट के फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं. तो सबसे जो पुराने फॉसिल्स हैं, जो अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं, दे आर ऑफ फिशेज. दे वर द फॉसिल फिशेज. फिशेज के बाद फिर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद फिर मैमल्स, और मैमल्स के बाद फिर बर्ड्स. क्लियर? सो दैट इज, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपने याद रखना. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जहां से कहानी शुरू होती है वहां से लेकर मौजूदा दौर तक, प्रेजेंट डे तक. सो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन फॉसिल रिकॉर्ड, वो क्या कहता है, सबसे पुरानी क्या है, फॉसिल फिशेज हैं, देन देयर आर एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन मैमल्स एंड देन बर्ड्स. और इस एवोल्यूशन की जो कहानी है, ये वो किससे कोरिलेट करते हैं, कहते हैं कि जो हॉर्स है, ये एमसीक्यू के लिए ये भी मार्क कर लें, हॉर्स की अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम ट्रेस करें तो हमें ऐसी ही कुछ
ये इनका बैक ट्रैक हमें कहाँ तक जाके मिलता है, फिशेस तक मिलता है. सो द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, याद रखिएगा, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स प्रोवाइड्स सच एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री. उसके बाद आते हैं एक तीसरा सबूत, वो क्या पेश करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव एनाटमी. एनाटमी दैट इज द वो अपैरेंट फॉर्म्स जो आप देख सकते हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉल्ड एज एनाटमी. तो कंपैरेटिव एनाटमी मतलब आप मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके और उनमें हिस्ट्री को बैक ट्रैक करने की कोशिश करें. सो कंपैरेटिव एनाटमी इट सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. याद रखिए इसको, MCQs के लिए मार्क कर लीजिए कि ये जो सा एविडेंस है कंपैरेटिव एनाटमी, ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है. जो आपने पढ़े थे डार्विन्स के जो मेन पॉइंट्स थे, उसमें जो एक पॉइंट था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो सबसे पहला पॉइंट था, ये उसको सपोर्ट करती है, उस थ्योरी को जो सपोर्ट करती है, उस आइडिया को सपोर्ट करती है. अब यहाँ पर दो तरह के ऑर्गन्स का जिक्र हुआ है, एक है होमोलोगस ऑर्गन्स और दूसरे हैं एनालोगस ऑर्गन्स. होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन उनका मुख्तलिफ हो. ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं होमोलोगस. और एनालोगस ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है या ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है जिनका फंक्शन तो एक जैसा हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स एक जैसे ना हो. पहले मैं होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करता हूँ. लेट्स सपोज जैसे कि अगर हम ये अपर लिम्ब देखें, अपर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना. हॉर्स में देखेंगे ह्यूमरस रेडियस अल्ना. आप बर्ड्स में देखेंगे ह्यूमरस रेडियस अल्ना. आपने फ्रॉग का स्केलेटन पढ़ा है, ठीक है, उसमें देखेंगे तो ह्यूमरस रेडियो अल्ना. ठीक है, इसी तरह से रेप्टाइल्स के अंदर ह्यूमरस रेडियो अल्ना. बैट्स में देखेंगे तो ह्यूमरस ह्यूमरस रेडियो अल्ना. इस तरह कैट्स में देखेंगे तो ह्यूमरस रेडियो अल्ना. तो कहते हैं ये सब के अंदर ये वाला जो अपर लिम्ब है सब के अंदर कॉमन है. एक छोटी सी मिसाल दे रहे हैं, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन हॉर्स क्या करता है, उसको भागने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रिप करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं. जबकि जो एम्फीबियंस हैं, जो फ्रॉग्स हैं, वो क्या करते हैं, उससे एक तो हॉप करते हैं उसकी मदद से और दूसरा वो स्विम भी करते हैं. ठीक है, और इसी तरह से लाइक बैट्स दे यूज्ड टू फ्लू. ठीक है, इसी तरह से बर्ड्स, उनके जो अपर लिम्ब है वो भी उनको उड़ने में मदद दे रहे हैं. स्ट्रक्चर सबके एक जैसे हैं लेकिन उनके फंक्शंस मुख्तलिफ हैं. दिस इज कॉल्ड एज, दिस काइंड ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स. और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर कॉमन एंसेस्ट्री तक पहुंचना, ये होमोलॉजी कहलाता है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो द होमोलोगस ऑर्गन्स दे आर फंक्शनली डिफरेंट. फंक्शन इनका सबका मुख्तलिफ है. ठीक है, हॉर्स के अपर लिम्ब का मुख्तलिफ, हमारे अपर लिम्ब का मुख्तलिफ, बैट के अपर लिम्ब का मुख्तलिफ, बर्ड के अपर लिम्ब का मुख्तलिफ, बट स्ट्रक्चरली एलाइक. इनका स्ट्रक्चर सेम है. फॉर एग्जाम्पल, 4 limbs ऑफ मैन, बैट, हॉर्स, व्हेल्स एक्सेट्रा. And these are the examples of divergent evolution. Important MCQ. Homologous organs, they are the example of divergent evolution. Diverge का मतलब क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. ये एक रे आ रही है, ये आगे जाकर ऐसे फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है इस तरह से. ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है. वो ये कहते हैं कि जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं वो इस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा है. डाइवर्जेंट का मतलब जैसे कि ये इंसान का अपर लिम्ब है, ये कैट का अपर लिम्ब है, ये बैट का अपर लिम्ब है, ये हॉर्स का अपर लिम्ब है. ठीक है, ये सब अलग अलग है लेकिन जब इनकी हिस्ट्री को बैक ट्रैक करें, जब पीछे की तरफ जाएं, सो दे फॉर्म अ कॉमन एंसेस्टर. तो इनके पीछे जाएंगे तो देयर विल बी अ कॉमन एंसेस्टर. क्लियर? तो इस तरह की जो एवोल्यूशन होती है उसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. मतलब पीछे कॉमन एंसेस्टर था और आगे चल के चूंकि ये मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स में चले गए तो इनकी अपनी अपनी मॉडिफिकेशंस आ गई अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनिस्ट. क्लियर? अब आ जाए दूसरे पे, एनालॉगस ऑर्गन्स पे. दे आर फंक्शनली अलाइक बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट. फंक्शन सबका सेम, स्ट्रक्चर एक बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है. मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं ज़रा, लेट्स गो विथ मी, कि मुझे बताएं ज़रा, बर्ड्स के पर किस लिए हैं, उड़ने के लिए. तितली के पर किस लिए हैं, उड़ने के लिए. मक्खी के पर किसके लिए हैं, उड़ने के लिए. बैट्स के पर किस के लिए हैं, उड़ने के लिए. ठीक है, कॉकरोच के पर किसके लिए हैं, उड़ने के लिए. इन सब का फंक्शन क्या है, इनके विंग्स किस लिए हैं, उनको उड़ाते हैं. लेकिन क्या इनमें से किसी एक का स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिजेबल करता है? नो, हेल्पफुली नो. ठीक है, आपको आंसर पता है. सो यू आर गुड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड.
तो इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है लेकिन फंक्शन सबका एक है, लाइक द विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. एंड these kinds of organs are the example of convergent evolution. अब कन्वर्ज करना किसको कहते हैं? कन्वर्ज का मतलब है, ये बहुत सारे सोर्सेज से ये लाइंस आ रही हैं लेकिन वो आगे जाकर किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं. मतलब ये है जी बैट का विंग, ये है जी बर्ड का विंग, ये है जी इंसेक्ट का विंग, ठीक है, और ये है जी लाइक द विंग ऑफ लाइक द बटरफ्लाइज, ठीक है, ये बटरफ्लाई का. ये सब के जो फंक्शन क्या है, ये अल्टीमेटली जाके कहाँ पर मिलता है? इस पॉइंट पे. ये कन्वर्ज होते किस पॉइंट पे? यहाँ पर. दैट इज देयर फंक्शन. तो फंक्शन क्या है? लाइक एक जैसा यहाँ पर आके मिलते हैं. लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री को बैक ट्रैक करो, इसके पीछे जाओ ज़रा, तो कहीं पे भी आपको कॉमन एंसेस्ट्री नहीं मिलती. इनमें कॉमन एंसेस्टर्स को बैक ट्रैक करना मुश्किल है. तो इस तरह की एवोल्यूशन जिसमें फंक्शन तो सबके सेम हो नज़र आ रहे हों, लेकिन जब उसको बैक ट्रैक करने की, हिस्ट्री को बैक ट्रैक करने की कोशिश करें तो उनमें कोई कॉमन एंसेस्टर ना मिले, दैट काइंड ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. क्लियर? Here is an important definition, that is homology, the similarity in the characteristics resulting from common ancestry is called as homology. Clear? और ऐसे organs को हम क्या कहते हैं? These are called as homologous organs और homologous structures. यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी के तबार से. ये बहुत अहम है आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो ये फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, जिसको कार्पल भी कहते हैं, दीज आर थॉट टू बी इवॉल्व फ्रॉम लीव्स. ये पत्तों से आगे इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. सो द फ्लावर पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स, दे आर होमोलोगस. ये क्या है? आपस में होमोलोगस हैं. दे इवॉल्व, दे आर थॉट टू बी इवॉल्व फ्रॉम लीव्स. ये एमसीक्यू कहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं? पत्तों से, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो लीव्स से किस में इवॉल्व हुए? टू फॉर्म सेपल्स यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, पेटल्स द सेकेंड वर्ल, स्टेमन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट द थर्ड वर्ल, एंड पिस्टल द फोर्थ वर्ल, ठीक है, जिसको कार्पल भी कहते हैं, द इनर मोस्ट वर्ल. इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे आबाओ-अजदाद में तो फंक्शनल थे लेकिन अब हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है क्योंकि अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गन्स ऑफ दीज आर द मार्जिनल ऑर्गन्स ऑफ द रूडिमेंट्री. इनको सो बेसिकली दीज आर द हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स. दीज आर द हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में थे, रेमिनेंट्स हैं, चीज़ें रह गई सिर्फ निशानी के तौर पर, ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट हैड इंपॉर्टेंट फंक्शन. बहुत अहम फंक्शन हुआ करता था. कहाँ पर? इन आवर इंसेस्टर्स, हमारे आबाओ-अजदाद में. बट नो लॉन्गर इसेंशियल. अब ये ज़रूरी नहीं रहा प्रेजेंटली. मिसाल के तौर पर जैसे कि द स्केलेटन ऑफ वेल्स एंड स्नेक्स एंड सम स्नेक्स, वो रिटेन करते हैं. रिटेन का मतलब उनके अंदर अभी भी मौजूद हैं. क्या चीज़? वेस्टिजेस, निशानियाँ. किसकी? पेल्विस बोन की और लेग बोन्स की उनके अंदर मौजूद हैं, जो कि ये समझते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो वॉकिंग थे, मतलब कि सांप चला करते थे, उनकी टांगें थीं, मतलब कि वेल पहले चला करती थी, इनके एंसेस्टर्स जो थे वो चलते थे. वाओ, आई कैन जस्ट से दैट. वाओ. सो द बोन्स ऑफ वॉकिंग एंसेस्टर्स. तो ये कहते हैं इनके एंसेस्टर वॉक करते थे, इन्होंने वॉक करना छोड़ दिया. तो अब चूंकि सांप जो है उसको जब अपने दुश्मनों से बचना होता था तो वो छोटे छोटे गढ़ों में घुस जाता था, तो इन्होंने टांगों का इस्तेमाल छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, नॉट माई कॉन्सेप्ट. इसी तरह से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इन द कार्निवोर्स. कार्निवोर्स किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच ईट अदर एनिमल्स. जो दूसरे एनिमल्स को खाएं उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे जो कार्निवोर, जैसे कि हम भी कार्निवोर रहे हैं, हम भी कार्निवोर्स हैं, हम भी गोश्त खाते हैं, हम भी दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे अंदर जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, यानी कि हमारी अपेंडिक्स विच इज़ प्रेजेंट इन द लोअर राइट एब्डोमेन एट द जंक्शन ऑफ आइलियम एंड सीकम. सीकम के बिल्कुल पोस्टीरियरली एक फिंगर की तरह की है, जिसको डॉक्टर्स, जिसको साइंटिस्ट, जिसको बायोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट विच फॉलो दीज आइडियाज़, ये डार्विन की जो बात मानते हैं, जो
इसकी एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? जो आप मेरा इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने इसके फंक्शंस बताए हैं कि इनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आई बिलीव इन दिस दैट कि मेडिकल साइंस अब तक वो तो थोड़े बहुत फंक्शन फिर भी बता चुके हैं कि इसके फंक्शंस हैं। सो हाउ कैन यू से दैट इट इज़ यूजलेस? हाउ? तो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो कहते हैं निकाल तो कोई फ़ायदा नहीं, इट्स यूजलेस। आई बिलीव इन दिस दैट कि अल्लाह हैज़ द बेस्ट क्रिएशन, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, जितने भी मखलूक़ात बनाए उनमें सबसे आला जो मखलूक है, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इज़ हिज बेस्ट क्रिएशन इज़ ह्यूमन बीइंग्स। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक अपनी सबसे बेस्ट क्रिएशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ रख दें जिसका कोई फंक्शन ही ना हो? आप बनाते हैं कोई गाड़ी, ठीक है, आप बनाते हैं कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म का अपना आइटम और उसमें कोई ऐसी चीज़ रखेंगे कि जिसका कोई फंक्शन ना हो। सो द पीपल विल मॉक एट यू। सो दिस इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल। तो खैर वो कहते हैं जी कि जो कार्निवोर्स जो शुरू के यानी कि हमारे आबाउअजदाद थे वो घास फूस खाया करते थे, मतलब पत्तों पे गुजारा करते थे। तो उस वक्त उनको जो हर्बीवोरस डाइट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो वर्मीफोरपेनिक्स थी। लेकिन जब उन्होंने शिकार करना शुरू किया, हंटिंग शुरू की, तो गोश्तखोर होके वन दे बिकम मांसाहारी। तो फिर अब क्या हुआ कि उनकी वो जो वर्मीफोरपेनिक्स है वो ऐसा ऐसा नॉन फंक्शन होना शुरू हो गई। तो इसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इसी तरह से ईयर मसल्स इन मैन, यहाँ पर हमारे ऑरिकुलर मसल्स हैं सॉरी। तो इनके हिसाब से हमारे जो आबाउअजदाद हैं उनके कान, आपने गाय भैंसी को देखा है, हाथी को देखा है, अब वो कान ऐसे हिलाते हैं। ना सिर्फ हिला सकते हैं अपने कान को बल्कि उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस साइड से आवाज़ आ रही होती है, जैसे आपने डॉग्स को भी देखा है, जिस साइड से आवाज़ आती है वो अपने कान को उस साइड पर उस डायरेक्शन में मोड़। सो उनका मानना ये है कि इंसानों का जो ईयर मसल है, हमारे आबाउअजदाद उनके कान ऐसे मुड़ जाया करते थे, जिस साइड से आवाज़ आती थी वो ऐसे देयर यूज्ड टू टर्न अराउंड। लेकिन चूंकि अब हमें ज़रूरत नहीं रही, हमने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया है। सो दिस इज़ व्हाट द लमार्क सेड कि डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट इज़ वहाँ पर उसकी थ्योरी को पहले वो अच्छी तरह से पीटा और अब वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। खैर, तो इनके हिसाब से ये भी बस ठीक। इसी तरह से आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा ह्यूमन स्केलेटन में कि वो जो हमारी कॉक्सिक्स है, आवर कॉक्सिक्स, दैट इज़ द टेल बोन उसको कहते हैं। इनके हिसाब से हमारे आबाउअजदाद, ठीक है, इनके आबाउअजदाद मतलब कि जो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, इनके आबाउअजदाद दे वर मंकीज़, वो बंदर थे या वो एप्स थे और वो दरख्तों पे लटका करते थे। और जब उन्होंने सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उन्होंने ज़मीन के ऊपर रहना शुरू कर दिया तो दरख्तों पे लटकना छोड़ दिया, तो आस्ते आस्ते उनकी दुम ख़त्म हो गई। और अब क्या है कि वापस सिर्फ वो टेल बोन है, वो हमारी कॉक्सिस को टेल बोन ही कहते हैं, वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, blah 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 like this, ठीक है। So these were related to the comparative anatomy. Now dear students, the fourth evidence is comparative embryology. So इसमें कुछ structures हैं vertebrates के अंदर जो इनकी developmental stages में, मतलब कि इनकी embryological stages के अंदर एक जैसे होते हैं। तो वो इसको एज एन एविडेंस पेश कर रहे हैं कि चूँकि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, फिशेस हैं, स्नेक्स हैं, फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, इनकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ है, इनकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन होते हैं। बाद में जाकर वो मुख्तलिफ तरह की उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। सो इट मीन्स कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं दे मस्ट बी सम कॉमन। सो लेट्स लुक अपॉन दिस। So let's have a look. The closely related organisms, जो organisms closely related है, जैसे vertebrates, जैसे mammals, etc. Organisms go through similar stages in their embryonic development. इसकी मिसाल क्या दे रहे हैं? All vertebrate embryos, जितने भी vertebrate embryos हैं, they go through a stage in which they have gill pouches. ये MCQ के लिए मार्क करें, gill pouches on the sides of their throats, उनके गले के पास यहाँ पर होते हैं, at embryonic stages. Clear? In fishes, frogs, snakes, birds, humans and all other vertebrates, they possess developmental similarities. इनके सब के अंदर ये developmental similarities हैं जो कि which are much more apparent than differences. Differences से ज़्यादा ये similarities ज़्यादा visible है according to them. So these are developmental similarities
which are much more than the differences. So gill pouches, अब हमारे अंदर तो गिल पाउच नहीं है, so in according to them, so gill pouches further on development, refined development, वो मुख्तलिफ structures में convert हो जाते हैं according as per their environments. Like in fishes, they develop into gills. And in terrestrial vertebrates like us, these are modified to other structures like the eustachian tube. हमारे अंदर क्या होती है eustachian tube? हमारा ईयर के जो 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। मिडल ईयर में मौजूद है एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं eustachian ट्यूब, जो कि ईयर जो हमारा ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसका जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो अकॉर्डिंग टू दैम ये हमारे थ्रोट के पास थी, जो कि ये गिल पाउच था हमारे एम्ब्रियोनिकल उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया इनटू द eustachian ट्यूब, जो कि हमारे कान को और हमारे थ्रोट को ये कनेक्ट करती है। ठीक है, सो ये हमारे अंदर वाले साइड पे, इनर साइड पे ये खुल रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमंस के अंदर ये किस में कन्वर्ट होगी, गिल पाउच इनटू eustachian ट्यूब। और ये कनेक्ट किसको करती है, ये भी MCQ है, इट कनेक्ट्स ईयर विद थ्रोट इन द ह्यूमंस। क्लियर। और लास्ट अपना वो एविडेंस ये बताते हैं द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर हम जाकर बात करेंगे, एट द लेवल ऑफ DNA, एट द लेवल ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। So according to them, the evolutionary relationships among the species are reflected in their DNA and proteins. ये MCQ के लिए मार्क कर लीजिए। इनके जो रिलेशनशिप्स हैं स्पीशीज़ के मापैन, जो वो किस तरह से रिलेट होते हैं इनके DNA और इनके प्रोटीन्स के अंदर, उनके जीन्स के अंदर और उनके जीन प्रोडक्ट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर उनका कहना यह है कि अगर 2 स्पीशीज़ के अंदर कुछ जीन्स या प्रोटीन्स एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो जीनोम है वो कहाँ से कॉपी हुआ होगा, किसी कॉमन एंसेस्टर से कॉपी हुआ होगा। ठीक है, सो 2 स्पीशीज विद जीन्स एंड प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस ऑफ मोनोमर्स दैट क्लोजली मैच, जो आपस में मैच कर रहे हैं, द सीक्वेंसेस हैव बीन कॉपीड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे कि वो मिसाल देते हैं, जैसे आपने पढ़ा था ग्रीन एल्गी, उसका RNA सीक्वेंस जो है वो प्लांट्स से मिलता जुलता है, तो इस वजह से उनको एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है, ग्रीन एल्गी को। ठीक है, और इसी तरह से एक और मिसाल जेनेटिक कोड की, जो आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 22 के अंदर, जेनेटिक कोड। सो जो न्यूक्लियर जेनेटिक कोड है दैट इज़ यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर भी, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके भी आप अपने इंसुलिन बनवा सकते हैं, हालांकि बैक्टीरिया को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। सो वो इस चीज़ को एविडेंस बना रहे हैं कि चूँकि जेनेटिक कोड जो यूनिवर्सल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर वो कोड जो होता है वो सेम है। जो न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जो ट्रिपलेट कोड है, द कोडॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। और इसी तरह से वो कहते हैं कि ह्यूमंस और बैक्टीरिया में दे हैव सम प्रोटीन्स इन कॉमन, जैसे कि साइटोक्रोम C, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, मार्क कर ले प्लीज़, साइटोक्रोम C ये इनमें कॉमन है। बल्कि ये वाली प्रोटीन तमाम उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, विच रेस्पायर बाय एरोबिक respiration, or in all aerobic species, the cytochrome C. So this is how they justify, they give the evidences. So, but my opinion is that Allah has made us specifically and specially in every living organism is made specifically. Not they have been evoluted from, like we are not the evolutionary products of द मंकीज़। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट MCQ आपसे शेयर करता चलता हूँ कि जो एवोल्यूशन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज़ इंडिविजुअल, याद रखिएगा, इसको भी MCQ के लिए मार्क कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, हालांकि एवोल्यूशन तो स्पीशीज लेवल पे होती है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन इज़ इंडिविजुअल, इसको मार्क कर लीजिए। सो दैट इज एन MCQ।